आज हम बहुत ही बारीकी से जांचेंगे कि कैसे एक बिल्कुल आम सा दिखने वाला घरेलू विवाद कानूनी रूप से एक बेहद सोची समझी और खतरनाक आपराधिक साजिश में तब्दील हो गया। हम दिल्ली के द्वारका के एक केस की कानूनी परतों को उछेड़ेंगे, जिसमें शामिल हैं विकास, उनकी पत्नी नेहा और नेहा का पुराना प्रेमी रोहन मेहता। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि कानूनी नज़रों से आपराधिक इरादे और ठोस सबूतों का एक बेहतरीन केस स्टडी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस अज्ञात मैसेज पर गौर कीजिए। सितंबर 2024 में पीड़ित विकास के भाई दीपक को भेजा गया ये रोंगटे खड़े कर देने वाला संदेश इस पूरे मामले में एक ट्रिगर की तरह साबित हुआ। विकास अचानक बीमार रहने लगा था। उसे बहुत थकान, चक्कर और उल्टी की शिकायत थी। डॉक्टर इसे सिर्फ एक वायरल इन्फेक्शन मानकर इलाज कर रहे थे, लेकिन इस एक अकेले मैसेज ने रातों रात इस मामले को एक मेडिकल मिस्ट्री से निकालकर सीधे एक सीरियस पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बदल दिया। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर एक शादीशुदा रिश्ता हत्या की साजिश तक कैसे पहुंच गया? इस सवाल का कानूनी जवाब ढूंढने के लिए हमें भौतिक सबूतों को देखने से पहले आपराधिक इरादे की शुरुआत का पता लगाना होगा। कानून की भाषा में इसे मेंस रिया या दोषपूर्ण मन कहा जाता है। 8 साल बाद जब रोहन कनाडा से वापस आया और नेहा से संपर्क किया तो बात साधारण थी, लेकिन धीरे धीरे यह विकास के खिलाफ भड़काने में बदल गई। बिल्कुल यहीं से इस अपराध का वैचारिक बीज बोया गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं साजिश की स्थापना और आपराधिक इरादे के बढ़ने की। इस टाइमलाइन को देखिए। अपराध का घटनाक्रम एकदम स्पष्ट है। अक्टूबर 2023 में रोहन के पहले मैसेज से लेकर मई 2024 में नेहा के अचानक तलाक मांगने तक तनाव लगातार बढ़ता गया, और फिर जुलाई 2024 में आता है एक हिंसक मोड़। विकास एक दिन ऑफिस से जल्दी घर आया और उसने रोहन को अपने घर में पाया। हाथापाई हुई, विकास का सिर फट गया और नतीजतन रोहन के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज हुई। ये एक सीधा एस्केलेशन था। इस पॉइंट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पीड़ित को परिवार से अलग थलग करना सीधे तौर पर पूर्व चिंतन यानी प्री मेडिटेशन को दर्शाता है, जो साजिश के आरोप को साबित करने के लिए एक बेहद जरूरी कानूनी तत्व है। रोहन ने नेहा को सलाह दी थी कि विकास को बच्चों से दूर कर दिया जाए ताकि वो अकेला पड़ जाए। 8 साल के आर्यन और 6 साल की रिया का अपने पिता से दूर होना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये पूरी तरह से एक सोची समझी चाल थी। साजिशकर्ता रोहन की तरफ से दिया गया ये अल्टीमेटम एक बहुत बड़ा सबूत है। जब आर्यन ने नेहा के फोन पर रोहन के मैसेज देख लिए थे, तब रोहन ने नेहा पर ये दबाव डाला था। कानूनी रूप से ये बयान इस बात का पक्का सबूत है कि घर की शांति भंग करने और आगे के अवैध कामों को अंजाम देने के लिए कितना मानसिक दबाव बनाया गया था। अब आते हैं इस मामले के अगले और सबसे अहम हिस्से पर, पुलिस जांच और महत्वपूर्ण सबूत यानी एक्टस रियस या आपराधिक कृत्य को स्थापित करना। कानून की नज़र में सिर्फ इरादा होना काफी नहीं है, एक्टस रीज यानी अपराध का भौतिक कृत्य भी साबित होना चाहिए। यहीं पर पुलिस द्वारा जुटाए गए ठोस सबूत काम आते हैं। एक पड़ोसन का नेहा को मेडिकल स्टोर से अजीब सी दवा खरीदते देखना और फिर पुलिस का किचन के एक डिब्बे से वही दवा बरामद करना जिसे किसी डॉक्टर ने लिखा ही नहीं था, ये सब हवाई बातें नहीं थीं, बल्कि एक बहुत ही मजबूत केस की नींव थीं। पुलिस पूछताछ के दौरान जब नेहा टूट गई तो उसने ये खौफनाक सच उगला। ये शब्द सच में डरा देने वाले हैं। खुराक और इरादे को लेकर हुई ये बातचीत इस बात का सीधा प्रमाण है कि विकास की बीमारी कोई एक्सीडेंट नहीं थी। ये एक बहुत ही ठंडे दिमाग से रची गई साजिश थी। चलिए अब रुख करते हैं टॉक्सिकोलॉजी यानी विष विज्ञान विश्लेषण और फोरेंसिक पुष्टि का। इस पूरे केस में कानूनी आरोपों को पक्का करने वाला सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट ने मेडिकली ये साबित कर दिया कि विकास के खून में ऑर्गेनोफॉस्फेट मौजूद था। सरल शब्दों में कहें तो चूहे मारने वाला जहर। इस रिपोर्ट ने हत्या के प्रयास की थ्योरी को एक ऐसा वैज्ञानिक आधार दे दिया जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था। इस मेडिकल रिपोर्ट ने शुरुआती वायरल इन्फेक्शन वाली थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। पीड़ित के शरीर में दिखने वाले लक्षण सीधे तौर पर धीमे जहर के असर से मेल खाते थे। इसने अपराध की फोरेंसिक वास्तविकता को 100% साबित कर दिया। सबूतों के बाद अब समझते हैं इसके कानूनी परिणाम और आईपीसी आरोपों का विश्लेषण। अब जब इरादा और सबूत दोनों साफ हो चुके हैं तो देखते हैं कि कानून ने अपना काम कैसे किया।
अभियोजन पक्ष ने शारीरिक रूप से जहर देने की घटना के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 328 लगाई, लेकिन साथ ही धारा 120B ने नेहा और रोहन दोनों को इस अपराध की साजिश रचने के लिए कानूनी रूप से एक साथ बांध दिया। इसका सीधा सा मतलब है कि जहर भले ही किसी एक ने दिया हो, लेकिन साजिश के तहत दोनों बराबर के दोषी माने जाएंगे। इस टेबल से दोनों की कानूनी स्थिति बिल्कुल साफ हो जाती है। रोहन ने निर्देश दिया और जहर लाकर दिया, जबकि नेहा ने असल में उसे भोजन में मिलाया। अलग अलग काम होने के बावजूद ये दोनों कृत्य भारतीय दंड संहिता की इन धाराओं के तहत कानूनी पैमानों पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। एक ने हथियार दिया और दूसरे ने उसका इस्तेमाल किया। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे कानूनी और नैतिक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जवाबदेही के मामले में हमारी न्याय प्रणाली प्रभाव के भार बनाम कार्यवाही के भार को कैसे तौलती है। रोहन ने नेहा को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन क्या नेहा खुद को वो मोहरा बनने से रोक नहीं सकती थी? उकसाने वाला और अंजाम देने वाला, कानून की नज़र में दोनों की जवाबदेही पर यह एक बहुत ही सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।